गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राइट, चलिए, आपने एक डाउट पूछा है कि सर डेप्रिशिएबल असेट का इंडेक्सेशन क्यों नहीं होता। ध्यान से सुनिए, हम पास्ट ईयर में मतलब एक लंबे टाइम में जो असेट परचेज करते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा हो, तो हम कहते हैं इंडेक्सेशन करो। क्यों? क्योंकि हमने पैसा लगाया था कब, काफी टाइम पहले, और आज उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। डेप्रिशिएबल असेट के अंदर हम हर साल उस एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं और उसकी नई डब्ल्यूडीवी निकाल रहे हैं। राइट, इसका मतलब हर साल वो करंट वैल्यू पे आ जाती है। तो मुझे बताओ पहले तो कि क्या डेप्रिशिएबल असेट पे लॉन्ग टर्म गेन हो सकता है? क्या डेप्रिशिएबल असेट पे लॉन्ग टर्म गेन हो सकता है? नहीं, लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर की वैल्यू से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो होल्डिंग पीरियड उसका हमेशा एक साल से अंदर ही रहेगा। एक बात। दूसरी बात, जब वो शॉर्ट टर्म है तो क्या शॉर्ट टर्म में हम इंडेक्सेशन करते हैं? नहीं, तो फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना इंडेक्सेशन करने का उसका। ओके, राइट, चले आगे। तो चलिए सुनिए, आज हम पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे शेयर्स का ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए देखिए, शेयर्स हम कैसे एक्वायर करते हैं और कौन कौन से टाइप के शेयर्स हमारे पास होंगे, उस पर हम बात कर रहे हैं। इसमें मेन मुद्दा जो हमारा रहेगा वो रहेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक बार ध्यान से समझिए, मेरे पास तीन तरीके से शेयर आ सकते हैं। मैं ये कहता हूं, पहला ओरिजिनल शेयर्स, जो मैं परचेज करता हूं या फिर आईपीओ में लेता हूं। ठीक है, पहले शेयर वो जो मैं या तो परचेज कर रहा हूं मार्केट से, और या मैं आईपीओ वगैरह लगा के ले रहा हूं। राइट, ये जो ओरिजिनल शेयर है इसके ऊपर हमें मिलता है बोनस शेयर। राइट, और एक हमें मिलता है राइट शेयर। क्या तीनों शेयर्स का नाम सुना हुआ आपने? ओरिजिनल शेयर्स, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स। यस। अब अगर हम इन तीनों शेयर्स में से किसी को बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। राइट, सबसे पहले ओरिजिनल शेयर की बात कर लेते हैं। तो ओरिजिनल शेयर के लिए तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, एक्चुअल कॉस्ट जितने में भी हमने उसको परचेज किया है। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट जितने में भी हमने शेयर परचेज किया है। मतलब इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है बताइए? बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है? क्या बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं आपको? यस, बोनस शेयर तो सर फ्री में मिलते हैं। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली इसकी कॉस्ट जीरो होती है। राइट, पर इनकम टैक्स में इसको एक प्रोविजन से इंटरसेक्ट करना पड़ेगा हमें। मतलब एक प्रोविजन यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा। कैसे, मुझे बताइए। अगर मुझे बोनस शेयर मिला बिफोर 1 अप्रैल 2001, अगर मुझे बोनस मिला बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो क्या इस पे वो कंसेप्ट भी लग जाएगा कि कॉस्ट और फेयर मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर? बताइए। यस, फिर वो तो वो भी लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी एसेट अगर 2001 से पहले लिए तो वो कंसेप्ट आपको लगाना है, एक्सेप्ट इंडिविजुअल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। राइट, तो इस पे भी मुझे वो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ, कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। राइट, अब कॉस्ट तो है जीरो और वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मुझे बताओ, क्या हमेशा हायर एफएमवी ही रहेगी? यस, तो क्या हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जो बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले हैं उनकी कॉस्ट हमेशा एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 रहेगी? यस, तो ये हमारा पहला प्रोविजन यहाँ पे बन गया।
दूसरा हमें बोला गया कि अगर बोनस शेयर मिला 2001 के बाद, तो मिला तो वो भी फ्री में होगा, पर उस पे ये कंसेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा? उस पे ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। और जब नहीं लगेगा तो क्या इस बोनस शेयर की कॉस्ट नील हो जाएगी? बोलिए। यस। तो ये तो हो गई हमारी एक बात। अब आते हैं आगे, सुनिए राइट शेयर के ऊपर। राइट शेयर क्या होते हैं भाई? क्या ऐसा होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलती है कि हम नए शेयर इश्यू करने जा रहे हैं, ठीक है, हम नए शेयर इश्यू करने जा रहे हैं, और अगर आप चाहो तो हमारे शेयर खरीद लो, हम आपको कुछ सस्ते में देने को तैयार हैं, क्योंकि आप हमारे क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, राइट। ठीक है, तो वो शेयर जो आप अक्वायर करते हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है? राइट शेयर्स। उन्हें क्या नाम दिया गया है? राइट शेयर्स। ओके, एक सेकेंड। ओके, चलिए। तो अब ये राइट शेयर आपको सस्ते में मिला, यहाँ पे थोड़ा समझना आप, ठीक है। जानवी कह रहे हैं बोनस को दोबारा, बेटा बाद में मैं ओवरऑल टोटल वापस बता दूंगा, ठीक है। एक बार आप राइट शेयर पे फोकस करो। मान लीजिए आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और आपको कंपनी कहती है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, कि हम शेयर फर्दर इश्यू कर रहे हैं। तो शेयर तो है वैसे 20 रुपए का, पर अब हम आपको ऑफर दे रहे हैं कितने रुपए में? 12 रुपए में परचेज करने के लिए। मार्केट प्राइस 20 रुपए है शेयर की, हम आपको 12 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा ओके सर। अब आपके पास क्या ये ऑप्शन है कि आप चाहे तो शेयर लें और चाहे तो ना लें? राइट, शेयर आप लें या ना लें, ये तो ऑप्शन है ना। यस। आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, जैसे अपन ने ईएसओपी में पढ़ा था, याद है? yes. आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, तो आप थे होल्डर ऑफ राइट। कैसे बोल सकता हूं कि आप होल्डर ऑफ राइट थे और आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो आपको क्या हो गया? राइट शेयर मिल गए, ठीक है। अब आपके लिए इन राइट शेयर की कॉस्ट क्या होगी? 12 रुपए या 20 रुपए? बोलिए, आपके लिए इन राइट शेयर्स की कॉस्ट क्या है? 12 रुपए या 20 रुपए? 12 रुपए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने तो 12 ही पे किए ना, ठीक है। ईएसओपी अलग चीज है और ये अलग है, ये बात ध्यान रखना। ओके, दूसरा ऑप्शन, आप ये राइट नहीं खरीदना चाहते, राइट शेयर, ठीक है, आपके पास राइट है पर आप राइट शेयर खरीदना नहीं चाहते, तो क्या आप ये कर सकते हैं कि आप अपने राइट को बेच दें? शेयर को नहीं, राइट को, ठीक है। मतलब आपके पास अधिकार है सस्ते शेयर खरीदने का, पर आप नहीं खरीदना चाहते। आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव ने कहा कि भैया तुम्हें नहीं लेना, एक काम करो तुम्हारा राइट हमें दे दो, हम खरीद लेते हैं। तो आपने कहा कि देखो साहब, अगर मैं आपको अपना राइट देता हूं तो आपको 8 रुपए का फायदा हो, उसमें से मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा ठीक है 2 रुपए आप रख लो। तो आपने बेसिकली अपना राइट उसको 2 रुपए में बेच दिया। बोलो, कर सकते हैं अपन ऐसा? आपके पास जो राइट था, आपने कहा मुझे तो लेना नहीं है, तो जिसको लेना हो वो मुझसे राइट ले लो, तो काम हो जाएगा। ठीक है, इट जस्ट लाइक, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास आईपीएल का एक पास आता है, ठीक है, आपके पास आईपीएल में मैच होना है जयपुर में, और उसका एक पास आता है आपके पास। आपका क्या लगा उस पास के बदले में, बताइए? उस पास की कॉस्ट क्या है आपके लिए? आईपीएल का एक पास मिलता है आपको कहीं से, तो उसकी कॉस्ट क्या है आपके लिए? 0, क्योंकि पास का मतलब ही यही है कि फ्री में आपको जाने का मौका मिल रहा है, राइट। ठीक है, अगर आप चले जाते हैं तब तो जितने की टिकट थी उतना फायदा हो गया आपके, क्योंकि फ्री में आपने वो एंजॉयमेंट कर लिया। अब आप नहीं जाना चाहते और आपका फ्रेंड कहता है ये पास मुझे दे दो, आप कहते हो भैया 1000 रुपए की टिकट है, अगर ये पास लेके जाते हो तो तुम मुझे क्या दोगे? उसने कहा मैं आपको 300 रुपए दे देता हूँ। आपने 300 रुपए में अपना पास बेच दिया,
तो आपको फायदा कितना हुआ? 300 का, क्योंकि आपके लिए कॉस्ट क्या थी? 0। तो वैसे ही आपको जो ये राइट मिला, क्या ये फ्री में मिला? आपको जो राइट मिला क्या फ्री में मिला? क्या इस राइट की कोई कॉस्ट है? नहीं, इस राइट की कोई कॉस्ट नहीं है, ये आपको फ्री में मिला। अब अगर आप इसको बेच देते हैं तो आपको क्या हो जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो हाँ या ना? ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टू सेलर ऑफ राइट। ओके, ठीक है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया सेलर ऑफ राइट को। उसके बाद में क्या बोला गया? उसके बाद में ये बोला गया कि जो परचेजर ऑफ राइट होगा, क्या उसके पास में राइट शेयर आ गए? जो परचेजर ऑफ राइट है, क्या उसके पास राइट शेयर आ गए? यस, उसके पास राइट शेयर आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि उसने आपका राइट खरीदा, कंपनी में अप्लाई किया, उसको राइट शेयर मिल गए। अब जब आपने अपना राइट इसको 3 रुपए में बेचा और इसने जाके कंपनी से शेयर परचेज कर लिए, तो बता सकते हैं जो शेयर इसको मिले उसकी कॉस्ट क्या है? प्रियंका ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल सही है। और कोई? बोलिए, और कोई? बिल्कुल ठीक है अभिनव। गलत है राघव आपका, रिद्धि सिद्धि का भी गलत है। चलिए, राइट आंसर इज 15, 15। राइट आंसर इज 15। कैसे? 12 रुपए ये देगा कंपनी को, 3 रुपए ये देगा आपको, तो इसके टोटल कितने लग गए? बोलिए, इसके टोटल कितने लग गए? 15 लग गए ना? तो बस इसके लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 15 रुपए। बोलिए, किस किस का गलत था, एक बार चेक कर लो। ओके, अब मैं सारे रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। आपने मार्केट से शेयर परचेज किया, तो उसकी कॉस्ट क्या है आपके लिए? जितने में आपने शेयर परचेज किया उतनी उसकी कॉस्ट है, तो एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको बोनस मिला, और अगर बोनस 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, और इस कंसेप्ट की वजह से आपकी कॉस्ट होगी विच एवर इज हायर, जो कि है 1/4/2001 की वैल्यू। राइट, अगर आपको बोनस मिला बाद में तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 0। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि मिला ही 0 में हमें। ठीक है, राइट शेयर मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी राइट देती है नए शेयर परचेज करने के लिए और कम रेट पे। अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट किया तो ऑफर प्राइस आपकी कॉस्ट होगी, और अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो आपने अपना ऑफर क्या किया? किसी न किसी को बेच दिया। बेचने पे 2 ट्रीटमेंट होंगे। आपने बेचा तो आपको तो एसटीसीजी हो जाएगा, जितने में आपने राइट बेचा उतना, और जिसने परचेज किया उसके लिए शेयर की कॉस्ट हो जाएगी ऑफर प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ राइट। बोलिए, आगे बात समझ में? फाइनली बोल दो, यहां तक किसी के कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं इसके ही दूसरे पॉइंट की। शेयर्स का ही पॉइंट चलेगा पर इसका दूसरा पॉइंट चलेगा, बी पार्ट। बी पार्ट क्या काम आएगा? जैसे ए पार्ट कॉस्ट ऑफ इक्विशन के लिए काम आया, बी पार्ट आएगा होल्डिंग पीरियड एंड ऑर्डर ऑफ सेल। ठीक है, क्या मतलब है इसका समझिए। देखिए, जब आप शेयर्स एक्वायर करते हैं तो 2 तरीके से शेयर एक्वायर होते हैं। हालांकि अब तो एक ही तरीके से होता है, पहले 2 होते थे। पहला है फिजिकल और दूसरा है डिमेट। राइट, फिजिकल फॉर्म में और डिमेट फॉर्म में। ओके, अब फिजिकल फॉर्म में जब आपके पास शेयर होते हैं तो प्रॉब्लम कम होती है। कैसे? आपने 50 शेयर परचेज किए, आपके पास 50 का एक डॉक्यूमेंट आ गया कि 50 शेयर एट द रेट 60 ईच, ये लो जी आपका डॉक्यूमेंट। ठीक, फिर आपने 100 शेयर परचेज किए एट द रेट 80 ईच, ये आपने किए थे 2011 में, ये थे 2013 में। ठीक है,
ओके, अब आपको इनमें से कोई शेयर बेचने हैं। मान लीजिए आपको 50 शेयर बेचने हैं या आपको 100 शेयर बेचने हैं, तो क्या आपको ये पेपर लेके जाना पड़ेगा बेचने के लिए? बोलिए यस। अब जब आप ये पेपर लेके जाएंगे बेचने के लिए, तो आपको पता होगा कि मैंने कौन से शेयर बेचे हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 50 शेयर बेचने हैं @120, ठीक है, कब? 2020-21 में। तो आपको पता है, आप या तो ये डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आपको पता है मैंने ये बेचे हैं, ये डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तो आपको पता है मैंने ये बेचे हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सेल, पहले कौन सा बिकेगा ऐसा कोई रूल नहीं है। जो आप डॉक्यूमेंट ले जाओगे वही पहले बिक जाएगा, वो आपकी चॉइस, आप कौन सा बेचना चाहते हैं। बोलिए, सही बोल रहा हूँ? यस। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लीजिए हमने ये बेचे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 हो जाएगी। होल्डिंग पीरियड 2011 से लेके 2021 तक हो जाएगा। सेल कंसिडरेशन 120 हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान काम हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट। अब आइए इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे आप ये समझिए, ठीक है, दूसरे पार्ट पे आप समझिए कि हम डिमेट की बात कर रहे हैं। तो एक तो है डेट ऑफ क्रेडिट, कि डिमेट में कब शेयर्स आए। दूसरा है पर्टिकुलर्स, कौन कौन से शेयर हैं। और तीसरा है अमाउंट। ये हमारा डिमेट अकाउंट का फॉर्मेट आप ये मान लीजिए, ठीक है। ये डिमेट अकाउंट आपने कब खुलवाया? ये डिमेट अकाउंट आपने खुलवाया 2013-14, ठीक है। जब आपने 13-14 में डिमेट अकाउंट खुलवाया, उसके बाद 1/8/2013 को आपने 100 शेयर्स परचेज किए @95, ओके। और ये वाले जो 50 शेयर आपके पास पड़े थे, ये आपने कन्वर्ट करवा लिए 1 जून 2016 को। तो ये डिमेट में आ गए। पहले फिजिकल थे, अब आपने कन्वर्ट करा लिए। तो ये फिजिकल से हटके ये शेयर कहाँ आ गए? डिमेट में आ गए। जस्ट लाइक जैसे आपके घर पे कैश पड़ा और आप उसको बैंक में जमा करवा देते हैं, वैसे आपके पास शेयर कागज में पड़े थे, आपने उसको डिमेट में करा दिया। क्या इससे कॉस्ट चेंज होगी? नहीं, कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि सिर्फ फॉर्मेट ही तो बदला हमने। ठीक है। फिर आपने 1/7/2019 को 100 शेयर और परचेज किए। कितने रुपए में? 140 रुपए ईच में। तो इसका मतलब 14,000 के शेयर आपने और परचेज कर दिए, राइट। फिर जो ये शेयर पड़े थे पुराने, इनको कन्वर्ट करवा लिया। तो ध्यान रहे, ये परचेज है, ये कन्वर्टेड है और ये परचेज है। तो आपके ये जो शेयर है 1/7/2020 को, ये 100 शेयर भी आपके डिमेट में आ गए। क्या कॉस्ट चेंज होगी या वही 80 रुपए रहेगी? 80 रुपए ही रहेगी, क्योंकि आपने तो सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया ना। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, इस बार हम इस सेल की बात नहीं कर रहे। अब 1/8/2020 को आपने 250 शेयर सोल्ड किए। आपने 250 शेयर सोल्ड किए @200। तो मुझे बताओ, जब आपने 1/8/2020 को 250 शेयर सोल्ड किए 200 रुपए में, तो सेल वैल्यू तो पता है, पर जब तक आपको ये नहीं पता कि ये 250 शेयर कौन से हैं, क्या आप कैपिटल गेन निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि कॉस्ट कौन सी लेनी है? ये लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है। ये जानने के लिए तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये शेयर कौन से है, राइट। दूसरी बात, जब हमें ये पता करना ही है, तो अब हम क्या करें? बताओ, कैसे पता लगाएं कि हमने कौन से शेयर बेचे हैं? ठीक है, तो हम इसके लिए लगाएंगे फीफो मेथड। हम इसके लिए लगाएंगे क्या? फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। अब हो जाएगा? नहीं, अभी भी नहीं होगा।
अभी ये भी तो जानना जरूरी है कि फीफो मेथड किस तरीके से लगाना है। चलो आप बताओ, मैंने फीफो मेथड लगाया, सबसे पहले कौन से शेयर बिकेंगे, रेट से बता दो। 95 वाले, 60 वाले, 140 वाले, 80 वाले, बोलिए सबसे पहले कौन से वाले शेयर बिकेंगे। ओके ओके, कुछ कह रहे हैं 95, कुछ कह रहे हैं 60, क्योंकि ये उससे भी पहले के खरीदे हुए। तो देखो, सिर्फ ये जानने से कि फीफो मेथड लगाना है आंसर सही नहीं होगा ना। इसमें भी आंसर अलग लगा रहे हैं, कुछ लोग लगा रहे हैं फीफो इस डेट के हिसाब से, कुछ लगा रहे हैं इस डेट के हिसाब से। तो सिर्फ इतना पता होना ही काफी नहीं है, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लगता है एज पर डेट ऑफ क्रेडिट। कौन सी डेट से लगता है? क्रेडिट से लगता है, मतलब ये वाली डेट मैटर करेगी। ओरिजिनली आपने कब खरीदे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? क्यों नहीं पड़ता ये समझो। देखिए, डीमेट मतलब क्या, हम ये कह सकते हैं एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज अकाउंट हमारा। डीमेट का मतलब एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज अकाउंट है हमारा। yes. तो वो अगर कंप्यूटर, हमने उसको बोला कि फीफो लगा देना भैया, उसने कहता ठीक है सर फीफो लगा देंगे, हमने ऐसा सिस्टम सेट कर दिया। तो वो कौन सी डेट के हिसाब से फीफो लगाएगा? जो डेट उसके पास आई है या जो आपने पहले कभी खरीदी होगी। जाहिर सी बात है, वो तो उसके पास आने वाली डेट मैटर करेगा ना, उसको थोड़ी पता है कागज में आपने कब खरीदा था। तो इसलिए डेट ऑफ क्रेडिट के हिसाब से लगेगा फीफो मेथड। समझ गए? तो पहले ये 100 बिकेंगे, फिर ये 50 बिकेंगे, फिर ये 100 बिकेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब आ जाइए आगे। ये 100 बिके, इनकी रेट 95 है, ये 50 बिके, इनकी रेट 60 है, और ये 100 बिके, इनकी रेट 140 है। ये बात तो समझ में आ गई, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है, इनका होल्डिंग पीरियड क्या है। ये जो स्टार्टिंग वाले 100 शेयर हैं, स्टार्टिंग वाले ये जो 100 शेयर हैं, इनका होल्डिंग पीरियड क्या 1/8/2013 से 1/8/2020 तक ले लें? बताओ कब से लें? फिर क्या कह रहे हैं नहीं, कब से लें बेटा, कब से लूं बता दो, आप बता दो। जो 100 शेयर है 95 वाले, इनका होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक लें? ओके, और भाई, और कोई नागो, कब से लें? तो 100 शेयर है 95 वाले, इनका होल्डिंग पीरियड कहां से लें? डेट ऑफ क्रेडिट से। अच्छा, मैंने कौन सी लैंग्वेज बोली थी? 1/8/2013 से 1/8/2020 बोला था मैंने, वो कौन सा था? तब तो तुम कह रहे थे नहीं। बोलो भाई जल्दी बोलो। 95 वाले जो शेयर है उनका होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक लेना है? एक 8/13 से बोल रहे हैं प्रियंका। अब ठीक कर रहा है प्रियंका ने अपना जवाब। और कोई? जल्दी जल्दी रिप्लाई दे दो भाई, जितना जल्दी रिप्लाई करोगे उतना बेटर समझ में आएगा। जानवी कह रहे हैं 1/8/2013 से। ओके, और? अरे लगने पे मत चल राघव, सुनने पे चल। मैंने तो बोला है ना, इशारा थोड़ी किया है। 1/8/2020 तक, बिल्कुल ठीक है। तो इनका होल्डिंग पीरियड 1/8/2013 से 1/8/2020 तक होगा। मैंने 100 शेयर भी बोला है, मैंने निशान भी लगाया है, और मैंने 95 का जिक्र भी किया है। राइट, चलिए अब आ जाइए, इन 50 शेयर की बात कर लेते हैं। इन 50 शेयर का होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक होगा? 60 रुपए वाले, 60 रुपए वाले 50 शेयर का होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक होगा? यस,
2011 से लेके 2020 तक, क्योंकि हमारे पास ये शेयर 2011 में आ गए थे, हमने किस फॉर्म में रखा उससे मैटर नहीं है, वो चाहे फिजिकल पड़े थे और चाहे डिमेट में पड़े हैं, पड़े तो हमारे पास ही है, तो इसलिए होल्डिंग पीरियड यहां से आएगा। ठीक है। तीसरा, ये 100 शेयर जो हमने एक साथ 2019 को परचेज किए थे, इनका होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक होगा? 1/7/19 से लेके 1/8/2020, उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड कर लो और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर दो। बोलो क्लियर है? तो एक तो ध्यान रखने वाली बात ये है, ठीक है, और दूसरी है होल्डिंग पीरियड विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ परचेज। ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो और चाहे वो डिमेट में हो। क्लियर? किसी के आप कोई डाउट है तो बोल रहे हैं। ओके, ईएसओपी वाला केस पढ़ लिया था क्या हमने? ईएसओपी वाला केस पढ़ लिया था। इसमें ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस होंगे ना? अगर क्वेश्चन में लिखा है ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो डेफिनेटली लेस होंगे। अगर क्वेश्चन में ट्रांसफर के खर्चे दे रखे हैं तो लेस होंगे। बोलिए भाई, क्या ईएसओपी वाला पढ़ लिया था हमने? चलिए ईएसओपी देख लीजिए। मैंने एक दिन जिक्र किया था इसका, जब मैंने आपको ये बताया था कि दो हेड की इनकम को अलग अलग कैसे करते हैं, उस टाइम हमारी इस पे बात हुई थी। ईएसओपी के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर हमें एक ऑप्शन मिलता है, जैसे हमने सैलरी में पढ़ा था ना, हमें एक ऑप्शन मिलता है कि हम हमारे एम्प्लॉय को, ये ऑप्शन किसको मिलता है? एम्प्लॉय को मिलता है कि हम आपको सस्ते में शेयर परचेज करने का ऑफर कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉय हैं, राइट? ठीक है, आपको बोला गया कि हम आपको शेयर दे रहे हैं @60 ईच, जबकि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 100 रुपीज ईच। ठीक है, आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। ठीक है, आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, तो ये ऑफर मिला यहाँ पे 1 जून 2020 को। ठीक है, या वो पुराना ले लेता हूं मैं, 1 जून 2018 को मान लीजिए ये ऑफर मिला। आपने एक्सरसाइज कर लिया और आपको शेयर्स अलॉट हो गए 100 शेयर @60। तो जिस दिन आपको ये 100 शेयर मिले, क्या उस साल आपकी सैलरी इनकम हुई होगी? क्या इस साल में आपकी सैलरी इनकम हुई होगी? यस, आपने बोला होगा कि ईएसओपी के रूप में मुझे 100 शेयर मिले हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू है 100 शेयर इंटू 100 रुपए, 10,000 रुपए, जबकि मुझे वो शेयर मिल गए ऑफर में 60 रुपए में 100 शेयर, 6,000 में। इसका मतलब 4,000 का मेरा वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट है, और वो आपने यहाँ पे सैलरी हेड में टैक्सेबल किया होगा, राइट? यस। अब आप इन शेयर्स को बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, कब? 2020-21 में आप सोल्ड करते हैं इन शेयर को @200 ईच। ठीक है, तो क्या यहाँ पे फिर कैपिटल गेन लगेगा?
यस, यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा। और जब यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा तो व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन? क्या 200 रुपए होगा? यस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? बस यही हमारा मेन पॉइंट है। जब हम इन शेयर को बेचेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? नहीं प्रियंका, गलत जवाब। हाँ प्रियंका, गलत जवाब, बिल्कुल ठीक है। प्रियंका का जवाब गलत आ गया, अभिनव का भी गलत आ गया, रिद्धि सिद्धि का सही है, जानवी का सही है। वैल्यू कंसिडर फॉर वैल्यू ऑफ परक्विजिट, ये आपकी कॉस्ट होगी, मतलब कॉस्ट प्राइस होगी आपके लिए 100 रुपए। बहुत बार बता चुका हूं कि जब दो हेड कट एक ही ट्रांजेक्शन में कवर हो जाते हैं तो हम एक सेंटर वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ की एफएमजी होती है, और वो इस हेड के लिए सेल प्राइस का काम करती है, तो इस हेड के लिए परचेज प्राइस का काम करती है। और स्टिल आप गलती कर रहे हो अभिनव, राघव एंड प्रियंका, अभी भी आप गलती कर रहे हैं। अगर आपने 60 रुपए कॉस्ट मानी, ठीक है, तो एक बार इंडेक्सेशन अगर अपन भूल भी जाए तो मुझे बताओ क्या 140 पे टैक्स देना पड़ेगा आपको? बताओ, अगर मैं 60 रुपए कॉस्ट ले लूं इंडेक्सेशन को भूल के, तो क्या मुझे 140 पे टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन? बोलो भाई, क्या मुझे 140 पे कैपिटल गेन देना पड़ेगा? 200 रुपए में मैंने बेचा है, अगर मैं 60 रुपए कॉस्ट लेता हूं उसकी, तो मुझे 140 पे कैपिटल गेन देना पड़ेगा क्या? यस। और ऑलरेडी मैं सैलरी में टैक्स दे चुका हूं, कितने रुपए पे? 40 रुपए में। तो इसका मतलब ओवरऑल मैंने 180 रुपए पे टैक्स दे दिया इस शेयर पे। बोलो हाँ या ना? 140 का कैपिटल गेन में और 40 का सैलरी में, 180 पे टैक्स दे दिया मैंने। ठीक है, ये तो हुई टैक्सेशन की बात। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग की। आपको शेयर मिला कितने में था? 60 रुपए में। आपने बेचा कितने में? 200 रुपए में। ओवरऑल शेयर मिलने से लेके शेयर बेचने तक प्रैक्टिकली फायदा कितना हुआ आपको? 120 का। 120 का नहीं, 140 का। इनका क्या हुआ? आज ऐसे कैसे कर रहे हो, सारी गड़बड़। 60 रुपए में आपको शेयर मिला था कंपनी की तरफ से, और आपने 200 में बेच दिया, मतलब 140 पे फायदा हुआ। अब सोचो, फायदा ओरिजिनल 140 पे हो रहा है और आप टैक्स 180 पे दे रहे हो, क्या ये सही है? नहीं, इसका मतलब आप प्रैक्टिकली डबल टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम जो वैल्यू ले रहे हैं सैलरी की वैल्यू निकालने के लिए, सैलरी में फायदा निकालने के लिए, वही तो आगे की कॉस्ट बनेगी भाई। इस पे 100 रुपए पे आप यहाँ पे टैक्स लगा चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, तो आगे तो टैक्स इसके आगे वाला ही लगाओगे ना वापस से। अगर आप इस कॉस्ट से लेके चलोगे तो डबल टैक्सेशन होना ही है। तो अगर हमें दो चैप्टर को अलग करना है तो हमें एक सेंटर वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, जो इस हेड के लिए सेल प्राइस, मतलब हमने यहाँ पे क्या कहा कि 60 रुपए वाला सामान 100 में, 100 वाला 60 में मिला इसलिए 40 पे टैक्स, और यहाँ कहा कि 100 वाला सामान 200 में बेचा इसलिए 100 पे टैक्स। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे 100 पे लगना चाहिए और यहाँ पे 40 पे लगना चाहिए। तो ओवरऑल 140 का फायदा, 140 पे टैक्स। बोलो आई बात समझ में? अभिनव, राघव एंड प्रियंका, आप तीन के जवाब गलत थे, इसलिए मुझे आप तीन का कमेंट चाहिए। ओके, तो दोबारा ऐसी गलती ना हो ये ध्यान रखें, क्योंकि एक बात, एक गलती एक बार करो बहुत अच्छी बात है, चाहे हजारों गलतियां कर दो कोई दिक्कत नहीं, पर ये गलती एक बार ही होनी चाहिए, दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।